আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्ते, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। शनिवार को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के 75 इयर्स पूरे हो गए हैं। न्यूज नाउ की यह विशेष रिपोर्ट हाल के दिनों में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ उठाए गए विभिन्न शिकायतों के मद्देनजर इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी को एक बार फिर से याद दिलाने के लिए है। 75 इयर्स पहले आज ही के दिन चुनाव आयोग ने अपनी यात्रा शुरू की थी। इस लिहाजे से आज ही के दिन नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। नए साल के अपने पहले मन की बात संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंबे समय तक चुनाव प्रक्रिया को आधुनिक बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए भारत के चुनाव आयोग यानी ईसीआई की सराहना की। इससे हमारे मतदान प्रक्रिया में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि नेशनल वोटर्स डे महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। संविधान निर्माताओं ने हमारे चुनाव आयोग को हमारे लोकतंत्र में जनता की भागीदारी को बेहतर बनाने के लिए स्थापित किया था। मैं चुनाव आयोग को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने समय समय पर हमारे मतदान प्रक्रिया को आधुनिक और मजबूत बनाया। निसंदेह भारत के शीर्ष नौकरशाह का पद चीफ इलेक्शन कमिश्नर का होता है। भारत में हर राष्ट्रीय चुनाव जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे कठिन चुनाव माना जाता है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि पिछले साल उस कठिन कार्य में धीरे धीरे हार के संकेत मिलने लगे। इसकी वजह पिछले लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मतदान को लेकर विवाद और उस आधार पर सुप्रीम कोर्ट में दायर मामला है। विपक्ष का आरोप है कि भारतीय लोकतंत्र अपने असाधारण यात्रा में पीछे की ओर चलने लगा है क्योंकि इस बार चुनाव आयोग का आचरण इसका स्पष्ट संकेत देता है। कई मामलों में आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल उठने लगे हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अनुसार मतदान अवधि से 48 घंटे पहले मौन अवधि होता है, जिसके दौरान सभी उम्मीदवार चुनाव प्रचार समाप्त करने की घोषणा करते हैं। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री ने कन्याकुमारी के ध्यानमगुपम में ध्यान करने के लिए उन्हीं 48 घंटों को चुना और देश भर के सभी मीडिया ने इसे हर पल लोगों तक पहुंचाया। निजी ध्यान सार्वजनिक रूप से कैमरा बेस ध्यान के समान नहीं होता। यदि दूसरा मीडिया में दिखाया जाता है तो वह वस्तुतः प्रचार माना जा सकता है। विपक्ष ने इसकी शिकायत की लेकिन आयोग ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। विपक्षी नेताओं ने इससे पहले भी चुनाव आयोग से प्रधानमंत्री एवं अन्य दलों के नेताओं द्वारा सीधे सांप्रदायिक दुष्प्रचार के खिलाफ अपील की, लेकिन उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। आरोप है कि आयोग ने सीधे तौर पर नफरत फैलाने वाले प्रचार के मामलों में कोई सावधानी नहीं बरती। लेकिन चुनाव आयोग राजनीतिक अभियानों में बहस जैसी लोकतंत्र की स्वतंत्रता और अधिकार प्रदान करने में विफल रहा है। 2023 के अंत में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और 2024 में महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव के नतीजों ने सवालों के साथ साथ भारी आश्चर्य भी पैदा किया है। चार्ल्स होम, व्योमकेश बख्शी, फेलू मित्र इन 4 राज्यों के चुनाव वेतरन पार नहीं कर पाए। लोकसभा चुनाव के कुछ ही महीनों के भीतर भारतीय मतदाताओं का चरित्र इतना कैसे बदल सकता है, इसकी व्याख्या किसी के पास नहीं है। महज 5 महीने के भीतर मतदाता के हृदय परिवर्तन की ऐसी मिसाल हाल ही में नहीं देखी गई। इससे पराजित लोग जितने आश्चर्य में है उतने ही जीतने वाले लोग भी आश्चर्य में है। चुनाव के नतीजे चाहे जो भी हो, चुनाव आयोग उन संस्थानों में से एक है जिसे इस देश में धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की मिसाल के रूप में माना जाता है। 75th एनिवर्सरी पर इलेक्शन कमीशन को इस जिम्मेदारी को फिर से ठीक से निभाने की शपथ लेनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। 76 रिपब्लिक डे के अवसर पर स्टेट पुलिस एडीजीपी जीएस राव ने प्रेसिडेंशियल अवार्ड प्राप्त किया है। राज्य के 6 अन्य अधिकारियों को भी सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने त्रिपुरा पुलिस पर्सनल और होम गार्ड्स को बधाई दी। इसके अलावा कार्यस्थल पर स्पेशल कंट्रीब्यूशन के लिए एसपी विजय देबबर्मा, एसपी मानिक शाह, डीएसपी पन्नालाल सेन, डीएसपी अजय देबबर्मा, डीएसपी श्यामल देबबर्मा, होमगार्ड रॉयसीमा डारलोंग और सूबेदार निरंजन देबबर्मा को भी सम्मानित किया गया। सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार सोशल डेवलपमेंट के लिए पर्याप्त बजट होने के बावजूद राज्य सरकार इसे खर्च नहीं कर पा सकी। ऐसे में पिछले 5 सालों में 31,474.89 करोड़ रुपए खर्च करना संभव नहीं हो पाया। एक तरफ जहां राज्य की मौजूदा सरकार विकास को बढ़ावा देने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर सीएजी रिपोर्ट में सरकार की नाकामी सामने आई है।
एक तरफ सरकार कहती है कि राज्य तेजी से विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि पिछले 5 साल में सरकार पूरी बजट की राशि खर्च नहीं कर पाई है। यह आंकड़े भारत सरकार के अधीन एक अकाउंटिंग बॉडी सीएजी द्वारा रिपोर्ट की गई है। वित्तीय वर्ष 2018-19 से लेकर 2022-23 में राज्य सरकार का कुल बजट आवंटन 1,16,523 करोड़ 8 लाख रुपीस का था। इस बड़ी रकम में से राज्य सरकार 85,048 करोड़ 19 लाख रुपीस खर्च कर सकी है, यानी इस मामले में 31,474 करोड़ 89 लाख रुपीस अभी तक खर्च नहीं की गई है। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि राज्य सरकार 4 वित्तीय वर्ष 2018-19, 19-20, 20-21 और 21-22 में आवंटित बजट का 70% खर्च कर चुकी है, लेकिन वित्तीय वर्ष 2022-23 में वह 50% भी खर्च नहीं कर पाई है। जहां राज्य सरकार हर साल अतिरिक्त बजट आवंटित करती है, वहां खर्च न किए गए इतने बड़ी रकम कहाँ गई? यदि बजट आवंटन खर्च नहीं किया जा सकता है तो इतनी बड़ी धनराशि का बजट बनाने का क्या औचित्य बनता है, उस पर भी सवाल उठने लगे हैं। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य सरकार का मुख्य बजट एलोकेशन 27047.67 करोड़ रुपए का था। वर्ष के अंत में रुपीस 3.065 करोड़ 37 लाख का अतिरिक्त बजट आवंटन किया गया था। कुल मिलाकर 30,113 करोड़ 4 लाख रुपीस का आवंटन किया गया। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार कुल 21,110 करोड़ 42 लाख रुपीस खर्च करने में सफल रही और वही 1,262 करोड़ रुपीस खर्च नहीं कर सकी। पिछले 5 वर्षों में वित्तीय वर्ष 2022-23 में खर्च न की गई धनराशि सबसे ज्यादा की थी। क्या बजट खर्च न कर पाना सरकार की विफलता मानी जा सकती है? इसको लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। रिपब्लिक डे से पहले त्रिपुरा बांग्लादेश इंटरनेशनल बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसके अलावा बीएसएफ बॉर्डर पर कड़ी गश्त लगा रही है। राज्य के डीजीपी अमिताभ रंजन ने शनिवार को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर यह बात कही। डीजीपी अमिताभ रंजन ने यह भी कहा कि इसके अलावा राज्य के सभी हिस्सों में प्रैक्टिस परेड आयोजित की जाएगी। गणतंत्र दिवस के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट की ओर से आवश्यक कदम भी उठाई गई है। डेमो ट्रेन्स को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के बाद पूर्वोत्तर रेलवे ने आखिरकार डेमो ट्रेन के नवीनीकरण के लिए अगरतला शाबरूम रूट पर दोपहर और रात की पैसेंजर ट्रेन को 28 जनवरी तक के लिए रद्द कर दिया है। प्रदेश में डेमो ट्रेन की आवाजाही को लेकर दैनिक यात्रियों की शिकायतों का कोई अंत नहीं है। राज्य के उत्तर या दक्षिण में नियमित रेल यात्रियों का अनुभव डेमो ट्रेन की आवाजाही से बिल्कुल अच्छी नहीं है। डेमो ट्रेन की अस्वच्छता, गंदगी और कूड़े के कारण यात्रियों को लगातार परेशान होना पड़ता है। ऊपर से लेकिन जब तब इस ट्रेन की आवाजाही रोक भी दी जाती है। यह स्थिति पिछले कुछ दिनों से चल रही है। पिछले कुछ दिनों से दोपहर और शाम में अगरतला साखराम अगरतला डेमो ट्रेन की स्पीड अचानक कम हो जाती है। इसकी गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा से अचानक घटकर 60 और 50 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाती है। समस्या यही खत्म नहीं होती। ट्रेन के बीच में रुकने की घटनाएं आम हो चुकी है। अगरतला शाबरूम मार्ग पर दोपहर और रात की ट्रेनों को यात्रियों की लगातार शिकायतों के कारण 28 जनवरी तक रद्द कर दी जा चुकी है। यह निर्णय लिया गया है कि इस दौरान इसकी नवीनीकरण प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अगरतला रेलवे स्टेशन की पीट लाइन का नवीनीकरण कार्य पहले ही शुरू कर दिया जा चुका है। अगरतला से शाबरूम के लिए दोपहर 1:40 और साखराम से अगरतला के लिए शाम 4 बजे ट्रेन सेवाएं रद्द कर दी जा चुकी है। अगरतला से शाबरूम दोपहर में और शाबरूम से अगरतला तक 28 जनवरी तक दोपहर में सफर करने के लिए यात्रियों के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया है। राज्य में कुल 5 जोड़ी डेमो ट्रेन चलती है। इनमें से 4 जोड़ी अगरतला साखराम अगरतला के बीच चलती है। अगरतला करीमगंज अगरतला के बीच एक और जोड़ी ट्रेन चलती है। कुल मिलाकर अगरतला रेलवे स्टेशन में 3 डेमो ट्रेन और रेलवे ग्लॉसरी में ट्रेन का एक जॉइंट कोच है। इनमें से एक ट्रेन अगरतला करीमगंज अगरतला के बीच चलती है। अगरतला और साखराम के बीच ट्रेन सुबह, दोपहर और रात में 3 बार चलती है। दूसरी ओर
अगरतला शाबरूम अगरतला के बीच दोपहर और शाम को 2 बार ट्रेन चलती है। इस ट्रेन के इंजन में खराबी आने के कारण एक जोड़ी ट्रेन की आवाजाही 28 जनवरी तक रोक दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। कोयलाशहर में मनु नदी के डैम के मरम्मत की मांग को लेकर जिला कांग्रेस ने कोयलाशहर धर्मनगर रोड पर एयरपोर्ट से सटे इलाके में सुबह 10 बजे से रोड जाम कर दिया। जाम के कारण रोड के दोनों ओर वाहन फंसे रहे। प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद 2 घंटे बाद जाम हटा लिया गया, लेकिन स्थानीय विधायक ब्रिजेश सिन्हा ने समस्या हल न होने पर और भी बड़े आंदोलन करने की धमकी दी। एमएलए ब्रिजेश सिन्हा ने कहा कि बांग्लादेश द्वारा सीमा क्षेत्र में इलीगल डैम कंस्ट्रक्शन के कारण अगले मॉनसून में कोयलाशहर में बाढ़ आ सकती है। उन्होंने मुख्यमंत्री से जमीनी स्थिति का अवलोकन करने के लिए कोयलाशहर जाने का अपील भी किया है। মহোদয়কে আমি আহ্বান রাখবো, আপনার পদস্থ অফিসারদের নিয়ে নিজের চোখে দেখে যান বাংলাদেশের ওই পারে যে বাঁধটা। উনি তো শুধু ফটো দেখেছেন, কিন্তু নিজের চোখে দেখে গেলেই আমার মনে খুব ভালো হবে। এবং এই যে বাঁধগুলো যে মেরামতের প্রয়োজন, উনি যাতে দেখে যান আমি আহ্বান রাখছি। আমি আজকে রাত্রেই ফোন করব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে, অনুরোধ করব উনি যাতে একটা সময় করে যাতে ইম্পর্টেন্ট জিনিসের বাঁধটা। बाकी की खबरें अंतराल के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হলো সিঞ্জিনি, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है। राज्य सरकार पर्यटन विकास के माध्यम से वैकल्पिक रोजगार की दिशा में काम कर रही है। मंत्री सुशांत चौधरी ने राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2025 के समारोह में यह बात कही। सभी को रोजगार देना संभव नहीं है। इस संबंध में राज्य सरकार पर्यटन विकास के माध्यम से रोजगार का वैकल्पिक स्रोत तैयार करने का प्रयास कर रही है। पिछले 5 वर्षों में राज्य में पर्यटकों की आंकड़ा 26 लाख और राजस्व 31 करोड़ रुपए से अधिक का रहा। यह बात मंत्री सुशांत चौधरी ने शनिवार को नेशनल टूरिज्म डे के अवसर पर आयोजित एक समारोह में कहा। যে ফুটফল পর্যটকদের তার যে সংখ্যা, সেটা আমাদেরকে বিশাল অনুপ্রেরণা যোগায়। 26 লাখের উপর ছাড়িয়ে গেছে 5 বছরে। রেভিনিউর ক্ষেত্রে যদি আমরা বলি, অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে 31 কোটি টাকার উপরে। বিদেশি পর্যটক দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাজ্যের বাইরের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে পর্যটকের সংখ্যা দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমাদের অ্যাভেলেবল যা পরিকাঠামো রয়েছে, সেই পরিকাঠামোগুলোর উপর ভর করেই আমাদের আজকের এই প্রচার এবং প্রসার। राज्य में पर्यटन के विकास के लिए सौरव गांगुली को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। इस तरह की नई योजनाओं के जरिए त्रिपुरा को टूरिस्ट मैप पर दुनिया के सामने लाने की पहल की गई है। पर्यटन मंत्री सुशांत चौधरी ने इस दिन यह बात कही। সৌরভ গাঙ্গুলিকে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর করা আমাদের একটা সিদ্ধান্ত, যা বিগত দিনে ছিল না। এবং টুরিস্ট ফুটফলের মাধ্যমে সেটা আমরা প্রমাণ পেয়েছি যে তাতে ট্যুরিজমের বা টুরিস্টের সংখ্যা অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে। বন্ধুরা, এমন নিত্য নতুন চিন্তা ভাবনা নিয়ে আমরা এগিয়ে যেতে চাইছি। একদিকে যেমন পরিকাঠামোগত উন্নয়ন হবে, একদিকে যেমন অর্থ উপার্জন হবে, টুরিস্ট ফুটফলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং আমাদের রাজ্য
পর্যটনের মানচিত্রে ভারতবর্ষের মধ্যে একটা বিশেষ জায়গায় আমরা নিয়ে যেতে পারবো। ছোট্ট রাজ্য ত্রিপুরা, তার যে ন্যাচারাল বিউটি, প্রাকৃতিক যে সৌন্দর্য যেটা রয়েছে, সেটাকে পুঁজি করে আমরা এই রাজ্যকে একটা বিশেষ জায়গায় আমরা নিয়ে যেতে। एशियन डेवलपमेंट बैंक की मदद से राज्य सरकार ने राज्य के पर्यटन क्षेत्रों के नवीनीकरण और नए पर्यटन केंद्रों के निर्माण की पहल की है। ऐसे में उन्नकोटी में 70 करोड़ रुपए की लागत से आवास व्यवस्था बनाई जा रही है। छोबीमुड़ा के रेस्टोरेशन के लिए 60 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है, जहां 25% काम पूरा हो चुका है। उदयपुर के बंदुआर में 97 करोड़ रुपए की लागत से 51 शक्तिपीठ स्पिरिचुअल टूरिज्म का निर्माण किया जा रहा है। प्रसाद परियोजना के तहत उदयपुर में त्रिपुरेश्वरी मंदिर का रेस्टोरेशन 10 मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। स्वदेश दर्शन 2 प्रोजेक्ट के तहत डीपीआर बनाकर सचिंदगढ़ में नए प्रोजेक्ट विकसित किए जा रहे हैं। कोशबा और चौदेरप्ता मंदिर के रेस्टोरेशन के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से 30 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा पर्यटन मंत्री सुशांत चौधरी ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने राज्य के 19 जातीय समूहों की संरक्षण को दुनिया के सामने लाने के लिए पहल भी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस ब्रांच, एसडीपीओ धर्मनगर और धर्मनगर पुलिस स्टेशन की पुलिस ने संयुक्त रूप से शुक्रवार की रात करीब 2 बजे धर्मनगर शहर के राजबाड़ी इलाके के एलीट होटल नॉर्थ कॉन्टिनेंटल में छापेमारी की और रूम नंबर 27 से एक पिस्तौल और एक मैगजीन बरामद किया। साथ ही बिहार के 2 युवकों को गिरफ्तार भी किया गया। उनका नाम नीरज कुमार और इंदल मुखिया बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार अरेस्ट किए गए युवकों के खिलाफ धर्मनगर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता और पासपोर्ट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और गिरफ्तार युवकों को शनिवार सुबह को धर्मनगर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट को सौंप दिया गया है। इस बारे में धर्मनगर थाने के पुलिस ऑफिसर ने विस्तार से मीडिया से बातचीत की। आज सुबह हमारी टीम, जिसमें डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस ब्रांच और एसडीपीओ धर्मनगर के नेतृत्व में, आज सवेरे अराउंड 2 बजे एक इंटेलिजेंस मिला कि बिहार से 2 लोग आए हुए हैं और उनके साथ आर्म्स होने की संभावना है। 1:30 बजे एक ट्रेन आई थी जिससे ये लोग आए थे और एक होटल में रुके हुए थे। तो हमने एक टीम गैदर किया और डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस ब्रांच और एसडीपीओ धर्मनगर के नेतृत्व में वो टीम ने जाके उनको कॉर्डन किया और जब उनको पकड़ा गया उस होटल से, उनकी तलाशी ली गई। सीसीआरटी में फेलोशिप के लिए कुल 4 कलाकारों का चयन किया गया है। इसके अलावा एकेडमी की फोटो एग्जीबिशन और कंपटीशन में प्रदेश के 8 कलाकार भाग लेंगे। राज्य के कुल 4 कलाकारों को प्रतिष्ठित ललित कला एकेडमी सीसीआरटी में फेलोशिप के लिए चुना गया है। यह है शंकर रुद्रपाल, रूपानंदी घोष, शर्मिष्ठा सिंह और दीपिका दास। सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग या सीसीआरटी संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्तियों को फेलोशिप प्रदान करता है। ललित कला एकेडमी युवा कलाकारों को एक स्कॉलरशिप भी प्रदान करता है। संस्कृति के विभिन्न पहलुओं में गहन अध्ययन और अनुसंधान के लिए फेलोशिप 2 साल के लिए दिया जाता है। ललित कला एकेडमी हर साल देश भर के कलाकारों के साथ एक विजुअल आर्ट्स एग्जीबिशन का आयोजन भी करता है। इस वर्ष 64th ललित कला एकेडमिक अवार्ड और एग्जीबिशन के लिए पूरे देश से 7,000 से अधिक कलाकारों की फोटो प्रस्तुति की गई है और 294 तस्वीरों को प्रदर्शन के लिए चुना गया है। इनमें से 40 कलाकारों को राष्ट्रपति फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स और सर्टिफिकेट्स भी प्रदान करेंगे। इस वर्ष पूर्वोत्तर क्षेत्र के 7 राज्यों से पहली बार त्रिपुरा ने सबसे अधिक कलाकारों की कीर्तियों का चयन किया है। राज्य के कुल 8 कलाकारों की कीर्तियों को एकेडमी एग्जीबिशन और कंपटीशन में भाग लेने हेतु चयनित किया गया है। इस वर्ष प्रदर्शनी के लिए चुने गए राज्य के 8 कलाकार हैं तप्ती भौमिक मजुमदार, निताई दास, मनीष भट्टाचार्य, मानिक झुंड, मिसर जयश्री रॉय, जयदीप भट्टाचार्य, पुष्पल देव और शांता देव। संगठन के अधिकारियों ने बताया कि 2018 में राज्य में ललित कला एकेडमी की स्थापना के बाद से राज्य के कलाकारों की प्रगति उल्लेखनीय देखी गई है, जिसके परिणाम स्वरूप इन 8 कलाकारों को राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लेने का अवसर भी मिला है। 64 इयर्स के इतिहास में अब तक इस राज्य के कुल 4 कलाकारों को ललित कला एकेडमी अवार्ड के लिए चुना गया है। वह है विपुल कांति शाह, सौम्य चक्रवर्ती, मृण्मय देव बर्मन और अंत में 2023 में सौम्यन देवनाथ।
ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज नाउ। चाइल्ड लाइन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट डीसी विशालगढ़ और विशालगढ़ पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर शुक्रवार रात को कौशबा ग्राम पंचायत क्षेत्र में शादी समारोह से 14 वर्ष की नाबालिग लड़की को बचाया। तब परिवार के सदस्यों ने लड़की को लेकर भागने का प्रयास किया। जब अधिकारियों ने उनका पीछा किया तो स्थानीय लोगों और परिवार के लोगों ने उन पर हमला कर दिया। अधिकारियों ने किसी तरह से अपने आप को बचाया और लड़की को लेकर पुलिस स्टेशन आ गए। नाबालिग लड़की फिलहाल चाइल्ड लाइन के शरण में है और घटना की जानकारी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी द्वारा मीडिया को दी गई। তারা উদ্দেশ্য ছিল যে আমরা গেছিলাম যে আমরা কথাবার্তা করে বিয়েটা কি হইতাছে জানার জন্য, কিন্তু তারা এরকম ভাবে সিনটা ক্রিয়েট করছে যে আমরা মারবো এরকম একটা পজিশন, বাস লিয়ে দৌড়াইতেছে, গালিগালাজ। তো ওই লোকটা যদিও পালিয়ে যায় কিন্তু ওইদিকে লোকটারে আমরা পেছনে লাগিয়ে দেয়। তারপর আমরা কথাবার্তা বলি, ডিসি বিশালগড় উনিও কথাবার্তা কয়, কথাবার্তা কয়া ওমেন পিএসের যে এসআই সাহেব ছোট ম্যাডাম। अगरतला से उदयपुर जा रही बस के ड्राइवर पर इक्फा यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ मारपीट करने समेत विशालगढ़ के यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया गया है। इक्फा यूनिवर्सिटी के छात्रों ने अगरतला उदयपुर रोड पर सभी बस चालकों के खिलाफ विशालगढ़ के किसी भी छात्र या आम जनता को बस में नहीं बैठने देने और यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए कई बार पुलिस स्टेशन में शिकायत की, लेकिन विशालगढ़ पुलिस द्वारा बस ड्राइवर्स के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। इक्फा यूनिवर्सिटी के छात्र अर्नब रॉय ने आरोप लगाया कि इसके परिणाम स्वरूप शुक्रवार दोपहर को घटना फिर से दोहराई गई। बस के सहायक चालक ने ছাত্র के साथ मारपीट की। কলেজ থেকে আসার সময় নাগেরজোলা স্ট্যান্ডের মধ্যে আর কি একটা বাস ড্রাইভার খুব মিসবিহেভ করেছে। বাস ড্রাইভারের সাথে সাথে বাস ড্রাইভারের কন্ট্রাক্টরও স্টুডেন্ট দেখে এরপরেও মিসবিহেভ শুরু করেছে এবং কি হাত উঠানো শুরু করেছে, বুকের মধ্যে হাত দিয়েছে, বলছে যাকে বলার বল। আমাদের বিধায়ক স্যার অলরেডি বলে দিয়েছে যেখানে যে কোনো বাস ড্রাইভার যদি এরকম ব্যবহার করে জাস্ট একটা ফটো তুলে স্যারকে দেওয়ার জন্য, বাট ওই সময় যখন আমরা ফটো তুলতে যাই তখন বাস ড্রাইভার আর কন্ট্রাক্টরে এসে হাত লাগানো শুরু করেছে। তো এটাই আমি আমাদের বিধায়ক। घटना को देखते हुए कॉलेज के छात्रों समेत इलाके के लोगों ने शनिवार दोपहर अगरतला उदयपुर पैसेंजर बस को रोक दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद विशालगढ़ विधायक सुशांत देव मौके पर पहुंचे। बाद में विधायक ने क्षेत्र के सभी बस चालकों से बातचीत कर स्थिति को सुलझाने का प्रयास किया। उन्होंने इस मामले पर पत्रकारों को विस्तार से बताया। বিধায়ক হওয়ার পরে এক বছর আগেও সেটা নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করেছি। সবাই আমরা নাগেরজোলা বাস স্ট্যান্ডের যারা আছে এবং সবাই মিলে বিশালগড়ের আমরা বসেছি, একসঙ্গে কথা বলে একটা সলিউশন করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কিছু অতি উৎসাহী ড্রাইভার কন্ট্রাক্টর আছে যারা নেতৃত্বের কথা শুনতে চায় না, হয়তো সেই কারণে এমনটা হচ্ছে। একটাই কথা থাকবে, বিশালগড়ের প্যাসেঞ্জারের জন্য হ্যারাসমেন্ট না হয় সেটা এনশিওর করতে হবে। তাদের গাড়িতে একটা সিট নির্দিষ্ট থাকে যে প্রতিবন্ধীদের জন্য একটা সিট থাকে, এই সিটটা নিয়েও একাধিকবার তারা সবগুলো বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো। ওনাদের নেতৃত্বরা আসছেন, আমরা কথা বলে সেটা সলিউশন করবো। अगरतला से उदयपुर जाने वाले बस के ड्राइवर्स के खिलाफ विकलांगों के लिए आरक्षित सीटों पर आम लोगों को बिठाने का भी आरोप लगाया गया है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार इस संबंध में विशालगढ़ विधायक सुशांत देव सभी लंबे दूरी वाली वाहनों के मालिकों और संगठन के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज नाउ। बाकी की न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नाउ। शुभ रात्रि।